नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो 1945 से लेकर अभी तक भारत के साथ नाइंसाफ़ी को लेकर है। लेकिन अभी इस समय जो मुहिम चल रही है, भारत सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए 2 वर्ष के लिए आया है। 1 वर्ष उसका हो भी रहा है और दूसरे वर्ष में वो प्रवेश कर रहा है। फ्रांस के साथ, जो कि परमानेंट मेंबर है, फ्रांस के साथ उसकी सिटिंग की गई है। दोनों ही अगल बगल इस समय सिक्योरिटी काउंसिल में बैठे हुए हैं और फ्रांस भारत के लिए पैरवी कर रहा है कि वो उसको परमानेंट मेंबरशिप दिलवाए। ऐसा करने के दौरान हमको याद होगा कि वाजपेयी सरकार ने एक मुहिम चलाई थी। उस मुहिम के तहत G4 कंट्रीज़ बने थे और G4 कंट्रीज़ की मेंबरशिप के लिए उस समय कोफी अन्नान ने भी पुरजोर वकालत की थी। भारत सरकार ने सभी के साथ, जो परमानेंट मेंबर जिनका रेक्टिफिकेशन चाहिए होता है, उन परमानेंट मेंबर्स के साथ भी वार्ता करनी शुरू की थी और लगभग 4 परमानेंट मेंबर्स ने उस पर हामी भी भरी। इस समय भारत की सिचुएशन ऐसी है कि कोई रेजोल्यूशन अगर भारत सरकार लेकर आती है यूएनओ में, तो उस पर 191 में से 100 या 193 कंट्रीज़ में से कम 191 में से कम 180, कभी 187, कभी 185 वोट्स उसको मिलते हैं। इसका लेटेस्ट इलस्ट्रेशन ये है कि यूएनओ की जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट के रूप में भारत के उम्मीदवार जो श्रीलंका से आते हैं, उनको कितनी भारी बहुमत से उनकी जीत हुई, ये सबको दिखाई देता है। यह मामला योगा डेज का हो या मामला रिन्यूएबल एनर्जी का हो, सभी मामलों में जो भारत प्रस्ताव रखता है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आज पूरा विश्व भारत को मानने को तैयार है। भारत के अंदर के लोग तो कुछ गड़बड़ सोचते ही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की एक ख़ास बात है कि गांव का जोगी जोगना आना गांव का सिद्ध। गांव का जोगी जोगना मतलब हमारे गांव में जो जोगी रहता है, जो योगी रहता है, उसको हम जोगना कहते हैं। दूसरे गांव में वो सिद्ध पुरुष करके रहता है। वैसे ही नरेंद्र मोदी चूंकि भारत की प्रॉपर्टी हैं, इसलिए मोदी जी को भारत में तो जोगना ही मानेंगे और मानना भी चाहिए, क्योंकि हमारे बीच के भाई हैं। लेकिन वो आन गांव के सिद्ध का मतलब है पूरे विश्व के लिए एक सिद्ध पुरुष हैं। ये प्रक्रिया कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई, क्या क्या इस समय चल रहा है और विश्व के कौन से ऐसे कंट्री हैं जो प्रबल दावेदार हैं, और क्या सरकमस्टांस इस समय चल रहे हैं कि ये संभव है कि अब बुत्रो-गुटेरेस जो वहाँ के इस समय यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके नेतृत्व में जो यूएनओ चल रहा है, तो फिर से वही बातें आनी शुरू हो गई हैं कि क्या भारत को या G4 को परमानेंट मेंबर बनाया जाए। हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारत लीग ऑफ नेशंस में भी फाउंडिंग मेंबर था। हालांकि हम गुलाम थे उस समय, अंग्रेज हमारे यहाँ ऊपर बैठा हुआ था। लेकिन यूएनओ जब बना तो भी वो 51 कंट्री, पहले 50 कंट्री जिस पर पहले सिग्नेचर हुआ और कुछ समय के बाद 51वें कंट्री के रूप में पोलैंड ने सिग्नेचर किया। उन 50 कंट्रीज़ में भारत भी था, जिसने सैन फ्रांसिस्को में उस पर 1945 में सिग्नेचर किया। अब आप सोचेंगे कि 1945 में तो भारत गुलाम था, तो भारत अगर 1945 में गुलाम था तो अक्टूबर 1945 में या जुलाई 1945 में भारत कैसे उसका सिग्नेटरी हो सकता है। भारत गुलाम था। मैं आपको बताऊं कि जब यूएनओ बनना शुरू हुआ 1942 में, जो डिक्लेरेशन हुआ, उसमें भी भारत की तरफ से गिरिजा शंकर वाजपेयी, जो कि इंडियन एजेंट कहे जाते थे, इंडियन एजेंट इन यूएनओ, उन्होंने उस डिक्लेरेशन पर सिग्नेचर किया था। और बाद में जब ओरिजिनल बना तो भी भारत की तरफ से सिग्नेचर करने वालों में अग्रणी भूमिका में भारत था। यानी कि भारत के लोग, भारत की तरफ से उस पर सिग्नेचर किया गया। वो स्वामीनाथ, क्या उनका कुछ ऐसा नाम था, सर ए स्वामीनाथन, उन्होंने भारत की तरफ से ओरिजिनली 1945 में सिग्नेचर किया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम गुलाम थे 1942 में जब डिक्लेरेशन साइन किया गया, उससे पहले तेहरान डिक्लेरेशन या अटलांटिक में वार्ता, ऐसी 11 सभाएं हो चुकी थी, 11 बैठकें हो चुकी थी कुछ वर्ल्ड के बड़े कंट्रियों के साथ, जिनमें रशिया, इंग्लैंड और ख़ास तौर से रशिया, इंग्लैंड और यूएस शामिल था। रशिया
स्टालिन उनका नेतृत्व करते थे। स्टालिन की एक खास बात थी, उन्होंने कहा अगर उपनिवेशवाद खत्म नहीं किया जाएगा तो लीग ऑफ नेशंस की तरह, चूंकि उस समय भी वर्ल्ड लेवल पर पहले वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस बना था, तो लीग ऑफ नेशन जैसे फेल हुआ वैसे ही यूएनओ भी फेल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहला काम ये करना है कि उपनिवेशवाद इस संसार से ख़त्म करना है। ये स्टालिन की शर्त थी। इस शर्त को सपोर्ट करने वाले उस समय रूजवेल्ट थे और इस बात को मान लिया गया। इसका मतलब ये हो गया कि यूएनओ अगर बनेगा, यूएनओ बनते समय ये निर्णय कर लिया गया कि पूरे विश्व को स्वतंत्र करना है, कोई कॉलोनी कहीं किसी की नहीं रहेगी। अगर कोई देश स्वतंत्र होना चाहता है तो वो स्वतंत्रता का उसका अधिकार है। यहाँ तक कि ऐसे देश, यूएसए की अगर हम बात करें, कनाडा की हम बात करें, मैक्सिको की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, ये वो, या साउथ अफ्रीका की बात करें, ये वो कंट्री हैं जहाँ यूरोपियंस ही बैठे हुए थे। अब चूंकि उपनिवेशवाद खत्म करना है तो उपनिवेशवाद तो खत्म हो गया, फ्रेंच की कॉलोनी खत्म हो गई, स्पेन की कॉलोनी खत्म हो गई, या यूके की कॉलोनी खत्म हो गई, लेकिन इनके लोग ही वहां पर शासन में थे और वो ये मेजोरिटी में हो चुके थे, इसलिए स्वतंत्रता के बावजूद वो लोग वहीं पर रहे, बस कॉलोनी खत्म हो गई थी। यानी कि इन कंट्रियों में मिशनरी के भेजे हुए लोग या यूरोपियंस आज भी शासन कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे जो बाइडन या यूएसए के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सब यूरोपियंस हैं बेसिकली। उनकी पीढ़ियां, चाहे वो 20 पीढ़ी पहले आए हों, 10 पीढ़ी पहले आए हों, 5 पीढ़ी पहले आए हों, लेकिन वो यूरोपियन ही बेसिकली थे। यानी कि जब यूएनओ बना तो ये निर्णय हुआ कि सभी देशों को स्वतंत्र करना ही होगा। देर या सवेर ये निर्णय कर लिया गया। तो फिर भारत उस समय सबसे बड़े देशों में एक हुआ करता था। अगर हम परमानेंट मेंबर्स की बात करें तो फिर चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना नहीं, रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको आरओसी कहते हैं, जो आज की तारीख में ताइवान है, और वो उस समय चाइना पर शासन कर रहे थे, यानी कि मेनलैंड पर वही थे। तो चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना एक बड़ा कंट्री था। उसके अलावा बड़े कंट्रियों में ओरिजिनल सिग्नेटरीज में भारत था, जो एशिया का प्रतिनिधित्व करता था। तो ओरिजिनल सिग्नेटरी के रूप में हम गए वहाँ पर, गिरजा शंकर वाजपेयी ने डिक्लेरेशन किया और स्वामीनाथन ने, क्या उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने उस पर सिग्नेचर किया भारत की तरफ से। बाद में हंसा मेहता भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन उन्होंने ड्राफ्ट किया था। यानी कि भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि हम परमानेंट सीट नहीं ले पाए। इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि हम उस समय गुलाम थे, लेकिन ओरिजिनल सिग्नेटरी थे। जब हम स्वतंत्र हुए 1947 में तो भी हम लगातार वैसे चलते गए। और उधर 1949 में रिपब्लिक ऑफ चाइना को पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ने कब्जा कर लिया, कम्युनिस्टों ने कब्जा कर लिया। और अब 1971 तक आप सोच कर देखिए, 1949 से लेकर 1971 तक लगभग 22 वर्षों तक बड़े देशों में एशिया का प्रतिनिधित्व अगर किसी का था तो वो भारत ही था। ऐसा लोग कहते हैं कि भारत को उस समय रशिया और अमेरिका, यूके सभी चाहते थे कि चाइना को रिप्लेस करके, या जो कम्युनिस्ट चाइना है उसको रिप्लेस करके भारत को परमानेंट सीट दी जाए। लेकिन हमारे यहाँ नेहरू जी बैठे हुए थे और नेहरू जी ने सभी से कहा कि हम किसी की सीट मारना नहीं चाहते। चाइना हमारा बेस्ट पड़ोसी है, चाइना को ये फील नहीं होना चाहिए कि उनकी परमानेंट सीट हमने ले ली है, इसलिए अच्छा ये होगा कि आप चाइना को ही दें। नेहरू के 1964 में मरने के बाद भी, 1964 में नेहरू के मरने के बाद भी वो जो नेहरू बोकर गए उसको ध्यान में रखते हुए 1971 में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को परमानेंट सीट मिल ही गई। 22 वर्षों तक आरओसी उस पर रिप्रेजेंट करता था, जबकि मेनलैंड पर कब्जा अगर किसी का था तो वो कम्युनिस्ट चाइना का था, जिसको पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी कहते हैं। आपके प्रोडक्ट में उन्होंने मेड इन चाइना लिखना बंद कर दिया है, आजकल वो मेड इन पीआरसी लिखते हैं, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। कुल मिलाकर मेरी बात ये आती है कि 51 ओरिजिनल कंट्री हुआ करते थे, आज की तारीख में वही 190 से ऊपर देश हैं। उस समय केवल 51 देश थे, उसमें भी भारत का रिप्रेजेंटेशन होता था। और उस समय जब सिक्योरिटी काउंसिल बनाई गई तो उस सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर और 5 नॉन परमानेंट मेंबर रखे गए। बाद में उसको संशोधित करते हुए, जब देशों की संख्या बहुत बढ़ गई तो उसको संशोधित करते हुए 10 नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट मेंबर रखे गए। लेकिन तब भी कवायद चलती थी परमानेंट मेंबर्स की संख्या बढ़ाई जाए, लेकिन वो 5 परमानेंट मेंबर, जिसमें फ्रांस,
जिसमें फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, यूएस, रशिया और चाइना है। इन्होंने परमानेंट मेंबर जिनके पास वीटो पावर है, जिसका फुल पावर है, उनको नहीं बढ़ाया। भारत उस समय से लेकर अभी तक तरस रहा है कि वो परमानेंट मेंबर बने। भारत या और परमानेंट मेंबर अब 190 से ऊपर देश हैं, तो अब आवश्यकता पड़ी। कोफी अन्नान ने उस पर काम करना शुरू किया, तो उन्होंने कहा था कि अब यूएनओ की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी स्ट्रेंथ 25 होनी चाहिए, जिसमें 10 परमानेंट और 15 नॉन परमानेंट मेंबर हो जाने चाहिए, क्योंकि अब 190 से ऊपर देशों की संख्या यूएनओ में हो चुकी है। लेकिन उनकी कवायद उनके जाने के बाद ख़त्म हो गई और भारत ने जो वाजपेयी सरकार काम कर रही थी, वाजपेयी सरकार ने बड़ी कोशिश की और पूरे विश्व को वो बनाकर रखे थे। केवल चाइना हमारा विरोध उस समय कर रहा था। उस वाजपेयी सरकार के जाने के बाद भारत में जो नई सरकार बैठी, उसने उस मुहिम को आगे नहीं बढ़ाया और वो शांति से 10 वर्ष बैठे रहे। 2014 में सरकार फिर बदली और 2014 में जो सरकार बैठी उसने फिर परमानेंट मेंबर्स के लिए की सीट के लिए काम करना शुरू किया। लेकिन परमानेंट मेंबर्स की सीट इतनी आसान नहीं है कि हमको मिल जाए, पूरा संशोधन करना पड़ेगा और उसके लिए विश्व समुदाय को तैयार करना पड़ेगा। आपको याद होगा कि 2-3 लक्ष्य हमारे थे पूरे विश्व के साथ। एक लक्ष्य हमारा परमानेंट मेंबरशिप पाने का था, दूसरा लक्ष्य हमारा चाइना को एलिमिनेट करना था और तीसरा पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट घोषित करवाना और उसको अलग थलग करवाना था। ये तीनों कामों को लेकर उस समय नए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने विजिट करना शुरू किया और पूरे विश्व को अपनी मुट्ठी में करते हुए या उनको कन्विंस करते हुए लगभग 180-85 देशों का समर्थन हासिल किया। काम शुरू हुआ, काम शुरू होते ही अब 5 परमानेंट मेंबर्स उनके लिए बोलना शुरू करें। इसके लिए G4 पहले से बन चुका था। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये G4 के जो मेंबर्स हैं वो कहाँ कहाँ से हैं और पूरे विश्व की जियोग्राफी क्या है। सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका जो बड़ा कॉन्टिनेंट है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आता है और सेंट्रल अमेरिका भी इस समय है, उनमें कनाडा एक बड़ा कंट्री है, मैक्सिको एक बड़ा कंट्री है, ब्राज़ील एक बड़ा कंट्री है और यूएसए। तो केवल यूएसए का रिप्रेजेंटेशन सफिशिएंट है क्या? यूएसए और कनाडा चूंकि एक कॉन्टिनेंट पर है, मैक्सिको एक कॉन्टिनेंट पर है, इसलिए यूएसए का रिप्रेजेंटेशन है, नॉर्थ अमेरिका से मान लेते हैं। लेकिन साउथ अमेरिका से किसी कंट्री का रिप्रेजेंटेशन है क्या? साउथ अमेरिका जो कि नेटिव इंडियंस के नाम से जाने जाते हैं, अभी भी आप उनको देखेंगे जो कैरेबियन कंट्रीज हैं उनमें नाम ज़्यादातर भारतीय नाम पाए जाते हैं। जो नेटिव इंडियंस, रेड इंडियंस कहे जाते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन अगर कोई कर सकता है तो उन कंट्रियों में सबसे बड़े कंट्रियों में ब्राज़ील है, तो ब्राज़ील रिप्रेजेंटेशन करेगा, इसलिए G4 में ब्राज़ील को रखा गया। दूसरा, एशिया में जो बड़े कंट्री हैं इकोनॉमी वाइज और पॉपुलेशन वाइज और स्ट्रेंथ वाइज, वो भारत है, तो भारत G4 में शामिल हुआ। जापान जो कि विश्व में इस समय बड़ी भूमिका में है, यूएनओ में लगभग 12.5% उसके बजट का कंट्रीब्यूशन करता है, तो जापान। और यूरोप में जर्मनी जिसकी इकोनॉमी बड़ी है और कंट्रीब्यूशन भी बड़ा है, जर्मनी भी परमानेंट रिप्रेजेंटेशन के लिए तैयार है। तो G4 जिनको हम कहते हैं उनमें भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या अफ्रीका में कोई कंट्री नहीं है जो रिप्रेजेंटेशन कर सकता है? क्या साउथ अफ्रीका का रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए या नामीबिया का रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए? कोई एक कंट्री अफ्रीका का भी होना चाहिए जिसकी आवश्यकता है। दूसरा एक और बड़ा प्रश्न है, वो ये है कि क्या वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया से जापान को ले लीजिए, ईस्ट एशिया से आप चाइना को ले रहे हैं, ईस्ट एशिया से आप इंडिया को ले रहे हैं, क्या वेस्ट एशिया से भी यानी कि खाड़ी देशों से भी कोई रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए? ये मूल प्रश्न हैं जो इस समय कवायद में हैं। फिर खैर, लेकिन खाड़ी के देशों को हम सिविलाइज नहीं मानते या पूरा विश्व सिविलाइज नहीं मानता, क्योंकि वो पिछड़े हुए आज से 1500 साल पहले की ज़िंदगी जी रहे हैं और वो पूरे विश्व के साथ चलने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि खाड़ी के सभी कंट्री आपस में लड़ रहे हैं और खाड़ी का ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो कि इंटरनल गृह युद्ध से नहीं गुजर रहा है। मैं अगर यूएई की बात करूं तो उसमें 7 अमीरात्स हैं, 7 किंगडम्स हैं, तो वो आपस में ही उनमें से कौन जाएगा, ये सवाल पैदा होता है। हाँ, सऊदी अरेबिया की अगर बात करें तो सऊदी अरेबिया इस समय रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, लेकिन सऊदी अरेबिया रिप्रेजेंटेशन करेगा तो क्या बाकी मुसलमानों के ग्रुप्स उनको स्वीकार करेंगे? क्योंकि वो प्योरली रिलीजियस
काम करते हैं, रिलीजियस बेस चलते हैं, इसलिए शिया सुन्नी और 900 प्रकार के मुसलमान जो आपस में एक दूसरे के साथ काटपीट करते हैं और एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते, तो उन 900 में से किसका रिप्रेजेंटेशन हो, इसलिए कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न अगर कहीं है तो वो खाड़ी में है। लेकिन अफ्रीका में से कोई एक कंट्री होना ही चाहिए। और बाकी के कंट्री की बात करें तो अगर मेरी एनालिसिस मानी जाए या मेरे से पूछा जाए तो ये G4 कंट्रीज़ के साथ साथ एक कोई कंट्री अफ्रीका का रिप्रेजेंटेशन भी करना चाहिए और ऐसे 5 कंट्रियों का रिप्रेजेंटेशन परमानेंट पोस्ट के लिए होना चाहिए। इस प्रकार 5 से 10 परमानेंट मेंबर हो जाएंगे और बाकी के 15 नॉन परमानेंट मेंबर वहाँ पर जोड़े जा सकते हैं जो 2-2 वर्ष पर रिटायर होते जाएंगे, 2-2 वर्ष के लिए अपॉइंट किए जाएंगे या 3 वर्ष के लिए अपॉइंट कर लीजिए, 5-5 कंट्री हर साल रिप्लेस करते जाइए। कुल मिलाकर अब सवाल ये पैदा होता है, क्या नरेंद्र मोदी सरकार 2024 से पहले ये करने में सफल हो जाएगी? आज तो हमारा देश इस समय यूएनओ की नॉन परमानेंट मेंबर्स की सीट पर है और यूएनओ की नॉन परमानेंट मेंबर की सीट पर रहते हुए भारत ने जो कार्य करना शुरू किया है या भारत ने जो विस्तार करना शुरू किया, भारत ने जो वार्ता करनी शुरू की है, वो करना स्वाभाविक था। भारत अब इस समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो काम कर रहा है वो ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार होना चाहिए और सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार 25 मेंबर्स के रूप में 10 परमानेंट 15 नॉन परमानेंट मेंबर्स के रूप में हो जाना चाहिए। ये बात पहले कोफी अन्नान साहब करते रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी करते रहे और अब फ्रांस ने अपनी तरफ से भारत के पक्ष में बोलना शुरू किया। जब हम कहें कि इमैनुअल की सरकार है वहाँ पर, तो उनकी सरकार ने लगातार इस बात को लेकर यूएनओ में चर्चा करनी शुरू कर दी। अब जो बैठक इस समय शुरू हुई हैं कुछ समय से और जो सीटें बनाई गई हैं उसमें भारत और फ्रांस की सीट अगल बगल, यानी कि एक परमानेंट मेंबर नॉन परमानेंट मेंबर अगल बगल बैठेंगे और फ्रांस ने भारत के लिए कहना शुरू कर दिया। आपको याद होगा कि फ्रांस के सहयोग से ही रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार ने जो कार्य करना शुरू किया था उसके लिए उनको ग्लोबल पुरस्कार भी मिला था। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या भारत परमानेंट मेंबर्स की सीट पर बैठने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है? एलिजिबिलिटी तो पक्की है क्योंकि हम विश्व की 15% से ऊपर आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, तीसरे नंबर की या एक कम्युनिटी पूरे विश्व की जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जिनकी आबादी लगभग 200 करोड़ है, जिसमें हिंदू, जैन, सिख और बहुत सारे मिलाकर जिनकी बात करते हैं। इसमें मैं बौद्ध को शामिल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बौद्धों के रूप के रिप्रेजेंटेशन के रूप में इस समय PRC पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना वहाँ पर बैठा हुआ है। लेकिन बाकी 200 750 करोड़ लोगों में से 200 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं भारत से संबद्ध है और भारत उनका रिप्रेजेंटेशन करता है, इसलिए भारत का होना वहाँ अनिवार्य है। अब सवाल पैदा होता है कि भारत के लिए कौन अच्छा वफादार या कौन ऐसा हो सकता है जो भारत का सपोर्ट करे। USSR पहले खुलकर सपोर्ट भारत के लिए कर चुका है, फ्रांस खुलकर सपोर्ट इस समय कर ही रहा है, UK बोरिस जॉनसन साहब वो लगातार हमारा समर्थन कर रहे हैं। हाँ, अगर डाउट पैदा किया जा सकता तो जो बाइडन, जो अपने मद में इस समय चूर हैं, जो बाइडन को समझ नहीं आ रहा है कि वो नरेंद्र मोदी को कैसे काउंटर करें, क्योंकि वो समझते हैं कि वो देश के संसार के सबसे स्ट्रांग कंट्री के प्रेसिडेंट हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलरिटी पूरे वर्ल्ड वाइड इतनी ज़्यादा है कि जो बाइडन उनके सामने टिक नहीं पा रहे हैं। पॉपुलैरिटी के मामले में भी कुछ सर्वे भी आए जिन सर्वे में नरेंद्र मोदी जी को पहले नंबर पर रखा गया। इतना सब कुछ जो बंगाल का प्रकरण हुआ, भारत में उनकी इमेज में कुछ डाउनफॉल आया, उसके बावजूद जो सर्वे आए हैं उसमें नरेंद्र मोदी जी ही पूरे विश्व के सर्वमान्य एक लीडर के रूप में उभर कर आए हैं। इसलिए मोदी जी की पॉपुलरिटी से उनको समस्या है, वैक्सीनेशन में प्रॉब्लम खड़ी करते हैं, भारत की IT फील्ड पर क्वेश्चन खड़े करते हैं, भारत में ह्यूमन राइट के नाम पर क्वेश्चन खड़े करते हैं, जम्मू कश्मीर के विषय पर क्वेश्चन कमला हैरिस खड़े करती हैं। कुल मिलाकर बात यहाँ पर आती है कि ये सब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व को कैसे स्वीकार करें, यह सवाल पैदा होता है। लेकिन जो बाइडन अकेले पॉलिसी मेकर नहीं होते, US की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को उनको फॉलो करना ही होता है और US की पॉलिसी भारत को यूएनओ का परमानेंट मेंबर बनाने के पक्ष में है। अब सवाल पैदा होता है कि एक कंट्री जिसको वीटो की पावर है वो है चाइना। क्या चाइना भारत को परमानेंट मेंबर की सीट पर जाने देगा? और अगर ये रेजोल्यूशन पास होता है तो चाइना क्या इस पर अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करेगा? तो चाइना अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन यूएनओ में पहले आ चुका है।
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उसको डिसाइड किया था। और क्वेश्चन ये था कि रशिया बहुत बार अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करता था। किसी एक मैटर में रशिया अनुपस्थित हो गया लेकिन रेजोल्यूशन पास हो गया, तो रशिया ने उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चैलेंज किया था। यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन था जिसमें रशिया ने भाग नहीं लिया था और ये सिक्योरिटी काउंसिल उसको पास नहीं होने दे रही क्योंकि रशिया नहीं आ रहा था। तो उस पर जनरल असेंबली ने यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन लेकर आई थी और जनरल असेंबली ने उसको अडॉप्ट कर लिया था। जनरल असेंबली में अडॉप्ट करने के बाद रशिया ने उस पर ऑब्जेक्शन ये लगाया कि जनरल असेंबली कैसे अडॉप्ट कर सकती है जब तक सिक्योरिटी काउंसिल उसको वेरीफाई ना करे या उसको रिकॉग्नाइज ना करे। और सिक्योरिटी काउंसिल तब तक रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती जब तक 5 परमानेंट मेंबर्स का उसमें पॉजिटिव वोट ना आ जाए। रशिया ने तो वोट डाला नहीं, तो मामला चला गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि अगर परमानेंट मेंबर्स में से कोई एक मेंबर ऐसा कर देता है, परमानेंट मेंबर कर देता है जिससे कि पूरे विश्व की शांति भंग हो रही हो, पूरे विश्व में जो आवश्यकता है वो नहीं हो पा रही हो, तो ऐसी परिस्थिति में जनरल असेंबली का निर्णय सिक्योरिटी काउंसिल को भी मानना पड़ेगा। और जनरल असेंबली यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन पास कर रही थी, इसलिए रशिया के वीटो पावर होते हुए भी, रशिया के द्वारा वहाँ वोट न डालते हुए भी, रशिया का अफर्मेटिव वोट न होते हुए भी अगर यूनाइटेड फॉर पीस रेजोल्यूशन जनरल असेंबली पास कर सकती है तो आज भी परिस्थिति वो आ ही सकती है। शर्त इतनी है कि नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार के लीडर हैं, वर्ल्ड लीडर, उस लीडरशिप में उनको अभी और मजबूती से अपने आप को सिद्ध करना होगा, भारत की पोजीशन को सिद्ध करना होगा। और जो 4 परमानेंट मेंबर्स हैं वो भारत की तरफ से आगे बढ़ के अग्रणी भूमिका में आएँ। लेकिन वो सारे कंट्री आते दिखाई देते हैं, चाहे FATF का मामला हो, चाहे न्यूक्लियर वेपन्स का मामला हो, चाहे न्यूक्लियर पावर का मामला हो, चाहे वो न्यूक्लियर सप्लाई का मामला हो। इन सभी मामलों में ये चारों देश हमारे साथ खुले दिखाई देते हैं। इंटरनल पॉलिटिक्स इज द डिफरेंट थिंग करते ही रहते हैं, लेकिन ये चारों कंट्री खुलकर भारत के साथ खड़े दिखाई देते हैं। क्या ये चारों कंट्री चाइना को जिस प्रकार से घेरे हुए हैं, चाइना को घेरते हुए ये चारों कंट्री क्या UNO में परमानेंट सीट के लिए भारत की दावेदारी को मजबूत करेंगे, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन इस 1 वर्ष जो बचा है जिसमें नरेंद्र मोदी सरकार लगातार अब उस पर प्रेशर बना रही है, 1.5 वर्ष अभी बचा है और काम कर रही है, मुझे लगता है कि इसमें अगर ईश्वर चाहेगा तो कुछ न कुछ अच्छा ज़रूर निकलेगा और भारत की वो प्रतिष्ठा जो भारत को मिलनी चाहिए थी वो मिलकर ही रहेगी। जो हमको 1950, 51, 52 में मिल सकती थी या 55, 56 में मिल सकती थी जब चाइना को हटाया जा रहा था, वो प्रतिष्ठा मुझे लगता है कि आज हमें मिल सकती है। और केवल एक प्रधानमंत्री या केवल एक सोच, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है, उसके अनुसार ही, उस पर चलते हुए ही हमको ये सफलता मिल सकती है। अदरवाइज़ हमारे लिए ये कर पाना बहुत मुश्किल काम है। और ये कंट्री नरेंद्र मोदी जी को अपना बेस्ट विशर मानते हुए या अपना बेस्ट विशिंग पर्सन मानते हुए इनका साथ दे रहे हैं, तो हमें लगता है कि हमारे देश को भी पीछे से सपोर्ट ही करना चाहिए और इन विषयों को सोशल मीडिया और जो भी मंच हो सकते हैं उसे उठाकर विश्व की खबर बनानी चाहिए। और विश्व की अगर खबर बनती है तो देश सोचने के लिए मजबूर हो ही जाएंगे। लेकिन मैक्रोन ने जिस प्रकार से भारत का सहयोग करना शुरू किया है और उनके रिप्रेजेंटेटिव ने जिस प्रकार से UNO में बोलना शुरू किया है, सिक्योरिटी काउंसिल में बोलना शुरू किया है, उसके लिए उनका धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना।